हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहतेशाम लॉ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एहतेशाम लॉ आप लोग के लिए लेके आया है एक पीवाईक्यूज़ का एक पूरी सीरीज, जिसमें हम अलग अलग सेक्शंस के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस करके ही आप समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जामिया आ चुके हैं और कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं। हम अभी तो जामिया का भी कवर कराएंगे, एएमयू का भी आपका साथ साथ कवर कराएंगे। मुझे 6 से 7 वीडियो लगेंगे जिसमें जामिया के जितने पीवाईक्यूज हैं लीगल के वो मैं करा दूंगा। मैं सिर्फ लीगल का कराऊंगा और बाकी टीचर शुएब सर आपको पॉलिटी का कराएंगे, जावेद सर हैं, अल्ताफ सर हैं, इफ्रा मैम है, सारा अलग अलग आपके सेक्शन को कवर करा देंगे। आज मैं आपको लीगल मैगजीम कराऊंगा। जामिया में जितने भी लीगल मैगजीम आ चुके हैं, 47 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, सबको मैं आपको यहीं याद करवा दूंगा। आपको फिर इसके बाद कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन आपके यहीं क्लियर करा दूंगा और उसके साथ ऑप्शन भी क्लियर कराऊंगा, ताकि आपके ज्यादातर लीगल मैगजीम क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन तो 47 है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बताऊंगा तो वो समझ लो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसको आप यहीं याद कर लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और जो भी क्वेश्चन इसमें मैंने कराए हैं उसकी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो ऐप पे मिल जाएगा। आप जाके वहां अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको कितना समझ में आया और कितना आपको पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एएमयू और जामिया की डेट शीट आ चुकी है, प्रॉस्पेक्टस लॉन्च हो चुका है और जामिया की डेट 4 जून है और एएमयू की डेट 26 अप्रैल है। तो आपके पास एएमयू के लिए 2 महीने बचे हैं और जामिया के लिए 3 महीने। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि जामिया में इंटरव्यू भी रख दिया है इस बार, तो आप इंटरव्यू का अभी भूल जाइए, क्योंकि आपका मेन एम होना चाहिए कि मैं रिटर्न कैसे क्वालिफाई करूं। अगर आप रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो जामिया के इंटरव्यू में जाएंगे कैसे। पहले आपका मेन एम होना चाहिए एएमयू का क्लियर करना, फिर जामिया का भी साथ साथ रिटर्न क्वालिफाई करना। फिर हम आपको इंटरव्यू का भी बताएंगे कैसे कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इंटरव्यू भी आपका हम क्लियर यहीं साथ में यूट्यूब पे ही करा देंगे, कैसे कैसे करना है और कैसे उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन पहले आपका एम होना चाहिए जामिया के रिटर्न एग्जाम को। तो आज मैं लीगल मैगजीम आपको कराऊंगा, जितने भी पीवाईक्यूज हैं लीगल मैगजीम के वो सारे मैं यहीं क्लियर करा दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस है 2025 से 2016 के, मतलब 16 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 47 क्वेश्चन हैं, उन सबको मैं यहीं क्लियर करा दूंगा। और लीगल मैगजीम की वीडियो है, ऐसे मेरी और भी वीडियो आएंगी जिसमें मैं लीगल एप्टीट्यूड को कराऊंगा, लीगल केसेस को कराऊंगा और भी लीगल के जितना भी पार्ट है, लीगल वर्ड्स है, लीगल टर्म्स है, उनको भी यहीं क्लियर करा दूंगा। एएमयू के भी क्वेश्चन मैं यहीं क्लियर कराऊंगा। जैसे आज आपके जामिया का है, कल इसी तरह एक एएमयू की वीडियो आएगी। ऐसे ही एक दिन एएमयू एक दिन जामिया करके रोज मैं 8 बजे आपको यहीं मिलूंगा। टॉर्स कॉन्ट्रैक्ट लीगल का जितना पार्ट है, टॉर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, फैमिली लॉ, इन सब को मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आप क्वेश्चंस पे चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लीगल मैगजीम के 25 में 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2024 में 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 23 में 6, 22 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, 21 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 20 में 5 क्वेश्चंस आए हैं, 2019 में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2018 में 7 क्वेश्चन आए हैं, 2017 में 1 क्वेश्चन और 2016 में 4 क्वेश्चन। मतलब जो वेटेज आप देख रहे हैं कि 11, 6, 6, 2, इसका मतलब वेटेज बढ़ रहा है जामिया में लीगल मैगजीम्स का। पहले कम आते थे, फिर 6 से 6 हुआ, फिर 11 हुआ, इस बार भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन बहुत ही वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। देखिए कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपको उसको क्रैक करना है तो उसके 2 ही चीज होते हैं। सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना है, उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस से स्ट्रिक्ट रहना। आपको सब नहीं पढ़ना है, लीगल बहुत बड़ा है, लीगल में आप लॉ में आएंगे 5 साल लीगल ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको सारा नहीं पढ़ना है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस पूछ रहा है, और सिलेबस हमें पता कैसे चलेगा, जामिया कोई बिल्कुल क्वालिफाइड सिलेबस नहीं बनाता है, तो हम सिलेबस देखते हैं उसके पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पहला तो सिलेबस हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो, आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए 2 ही चीज है। दूसरा होगा पीवाईक्यूज, 2 चीज। तो पीवाईक्यूज, अब सिलेबस तो हमें पता है सिलेबस क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यूज इसीलिए बनाए गए, मतलब इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पीवाईक्यूज एनालाइज कर दें और कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं उनको आपको बता दें और कैसे क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी में क्लियर करा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यूज से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन में चेंज करके या क्वेश्चन में ही कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। तो आपका ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीवाईक्यू एनालिसिस जितने भी
वीडियोस हम कराएंगे एहतिशाम लॉ के वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे, जिसमें पॉलिटी भी है, इंग्लिश भी है, और भी जितने भी सब्जेक्ट आए सारे हम यहीं क्लियर करा देंगे, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, डोली इनकैपेक्स। इसमें पूछा है डोली इनकैपेक्स एक लीगल टर्म है, उसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो जो लीगल टर्म है अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो हमें समझने में और उसको याद रखने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि डोली इनकैपेक्स है, तो डोली का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। डोली मीन्स होता है रॉन्गफुल एक्ट। और इनकैपेक्स का मतलब होता है, जैसे कि इनकैपेक्स रिलेट आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं कि इनकैपेक्स मतलब होगा इनकैपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। इनकैपेक्स, इनकैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबल। तो इसका टोटल मीनिंग अगर देखा जाए, डोली इनकैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ डूइंग क्राइम, पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। तो डोली इनकैपेक्स का मतलब क्या हो गया, इनकैपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। डूइंग क्राइम। अब ये कौन होता है जो क्राइम कर ही नहीं सकता। तो इसका लीगल में दो तीन जगह इसका वो मेंशन हुआ है, जैसे कि आईपीसी में सेक्शन 82 एक सेक्शन 83। सेक्शन 82 सेक्शन 83 जिसमें लिखा है कोई भी अगर बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है जो 0 से 7 ईयर्स का है, इन बिटवीन 0 to 7 ईयर, तो ये इनकेपेबल ऑफ डूइंग क्राइम होता है। मतलब ये कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। कोई भी अगर क्राइम इससे होता है तो वो ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोई क्राइम किया है, वो क्योंकि इसका मेंटल इंटेंशन हो ही नहीं सकता किसी बच्चे का कोई भी क्राइम करने को। तो इसका क्या हो जाए, इनकेपेबल ऑफ डूइंग क्राइम, ऑफ डूइंग क्राइम। ऐसे ही सेक्शन 83 जो कहता है वो 7 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए है। तो 7 से 12 साल के बच्चे जो हैं थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं 0 से 7 ईयर्स के मुकाबले। तो अगर 7 से 12 का बच्चा कोई वो क्राइम कमिट करता है तो उसको क्या देखेंगे, उसके मेच्योरिटी ऑफ द माइंड देखेंगे कि उसको पता था उस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि उस क्राइम करने के बाद उसका क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये क्या होता है, इस पे डिपेंड होता है मेच्योरिटी ऑफ चाइल्ड, कितना मेच्योर है उसका दिमाग, कितना मेच्योर है, उसको पता है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है उस क्राइम करने के बाद, या उसे पता है वो क्या चीज कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब इसमें एक और चीज मैं साथ साथ और भी चीज क्लियर करा दे रहा हूं। जैसे डोली इनकैपेक्स तो इन 0 से 12 तक के ही हो गया। अब 12 से 18 साल के लिए क्या होता है, वो आता है जुवेनाइल, उनको कहते हैं जुवेनाइल। अब जुवेनाइल क्या होता है, कभी कभी जुवेनाइल भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है। एक मिनट, जुवेनाइल। अब जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जुवेनाइल मतलब जो भी 18 साल से नीचे का चाइल्ड होगा उसे जुवेनाइल कहते हैं, चिल्ड्रन। या आप यहां पर्सन भी लिख सकते हैं, पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये आप साथ साथ लिखते भी जाइए, क्योंकि ये कोई पीवाईक्यू एनालिसिस तो है ही है, बल्कि उसके साथ साथ मैं कई सारी चीजें नॉलेज भी आपको दे रहा हूं, ताकि आप और भी क्वेश्चन जो ऐसे आ सकते हैं जो आने की चांसेस हो उनको भी यहीं क्लियर करा देता हूं। जैसे जुवेनाइल का मतलब हो गया पर्सन विद बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के बीच में देखो 7 साल का बच्चा तो इनकेपेबल ऑफ डूइंग क्राइम है, तो इसको जो 0 से 7 और 7 से 12 वो क्या हो जाएगा, इनकेपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। जुवेनाइल जो होता है, मान लो जो 12 साल से बड़ा है बच्चा, 12 साल से 18 साल का है, तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है, उसके अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी। वो एज अ एडल्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो एज अ चिल्ड्रन ट्रीट किया जाएगा, और उसके रिफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें जगह नहीं बची है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए साथ साथ। तो बच्चा जुवेनाइल, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसके अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब उसमें ज्यादातर रिफॉर्मेशन पे डिपेंड होता है कि उस बच्चे को रिफॉर्म किया जाए ताकि वो ऐसे क्राइम दोबारा से ना कर सके। और जो क्राइम जुवेनाइल के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, डेलिक्वेंसी। उसके लिए एक वर्ड आता है, जो कोई भी अगर बच्चा 18 साल से नीचे उसने कोई क्राइम किया तो उसके लिए एक वर्ड आता है डेलिक्वेंसी, लीगल टर्म है डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी,
डिलिक्वेंसी मतलब क्या होता है? एनी क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल। बाय जुवेनाइल। और जो जो बच्चा इस क्राइम को करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ये नहीं कहते कि उसने कोई क्राइम किया है, उसे कहते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। उसको भी हम साथ साथ लिख सकते हैं। उस पर्सन को क्या, उस बच्चे को क्या कहेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसने जो लॉ था उसको फॉलो नहीं किया है, तो डायरेक्टली हम क्राइम नहीं कहते हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहते हैं। इसको आप ओरली ही याद कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डोली इनकेपेक्स क्या होता है? न्यू लॉ नहीं है। ऑप्शन ए हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी देखेंगे, एन ओवर रूल डिसीजन, ये भी नहीं होगा। इनकेपेबल ऑफ क्राइम, इनकेपेबल ऑफ डूइंग क्राइम, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया। अब ये डायरेक्टली इसमें ये नहीं लिखा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसका मीनिंग ही पूछा है। जैसे लीगल टर्म एक लैटिन वर्ड से आते हैं और उनकी इंग्लिश में मीनिंग कुछ अलग होती है। जैसे वॉलंटी नॉट फिट इंजीरिया क्या कहता है? विलिंग पर्सन कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। अगर कोई कोई ऐसा एक्ट है जिसमें आप विलिंग है कि आपको कोई भी डेंजर है, मान लीजिए कोई भी डेंजर है और आपको लगता है कि उसमें मुझे इंजरी हो सकती है, और आप फिर विल करते हो उसको कि मैं इस डेंजर को या इस इंजरी को करने के लिए तैयार हूं, तो उसे क्या कहते हैं? विलिंग पर्सन कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। तो वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो बहुत फेमस केस है, उसका एग्जांपल देता हूं। एक आदमी गया जो कार रेसिंग होती है, उसको कार रेसिंग को देखने गया, तो उसने उसमें क्या हुआ, दो कार्स थी तो वो कोलाइड हुई जैसे, तो उनके जो वो व्हील था वो उड़ के उस आदमी के लग गया, तो उसको हेड इंजरी हो गई थी। तो उसने कोर्ट में केस किया कि इन दोनों के गाड़ी के कोलाइड होने से मेरी हेड इंजरी हुई है, तो मुझे डैमेजेस मिलने चाहिए। तो कोर्ट ने कहा, देखिए आप जब टिकट लेते हैं उस गाड़ी के रेसिंग क्लब का, तो आप ये विल करते हैं, आप ये कंसेंट देते हैं कि कोई भी इंजरी ऐसी हो गई तो वो जिम्मेदार नहीं होगा, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके डैमेजेस का। तो ये एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको। तो इसमें दो एसेंशियल्स भी होते हैं वॉलंटी नॉट फिट इंजीरिया के। पहला एसेंशियल क्या है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री एंड वॉलंटरी कंसेंट, पहला हो गया। दूसरा एसेंशियल क्या है कि उसको जो डैमेजेस हैं या जो भी रिस्क है उसको पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द रिस्क, नॉलेज ऑफ द रिस्क, मतलब जो भी उसको रिस्क होने वाला है। जैसे कार, अगर दो कार कहीं रेस कर रहे हैं तो वो कोलाइड हो सकती हैं, उसका कुछ भी पार्ट आपको डैमेज कर सकता है, तो उसको नॉलेज था कि उसमें मुझे इंजरी हो सकती है, फिर भी उसने उस पर कंसेंट दिया कि मैं आऊंगा उसको देखूंगा, तो मतलब वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। तो विलिंग पर्सन कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। तो वारंटी इसको ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन है क्या? वायलेंस इज नेवर द आंसर, ये ऑप्शन नहीं होगा। अ पर्सन मस्ट बी डू एन एक्ट विलिंगली, ये भी एक्ट विलिंगली नहीं होगा। सी देखिए, अ विलिंग विक्टिम कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस, देखिए ये सेम आंसर है, तो आंसर सी इसका होगा। 2025 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक प्रिंसिपल भी है विलिंग पर्सन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। एक्टस रियस, एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक्टस मतलब होता है एक्ट, एक्टस मतलब होता है एक्ट। और कहीं भी आपको वर्ड, ये तीन वर्ड रियस, रियम या रिया, रियस, रियम या रिया, ये वर्ड दिखे तो इसका मतलब होता है गिल्टी। तो एक्टस रियस का मतलब हो गया गिल्टी एक्ट, गिल्टी एक्ट। तो गिल्टी एक्ट ऑप्शन में हम देखेंगे। ऑप्शन है गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड नहीं होगा क्योंकि इसके लिए एक अलग लीगल टर्म है। दूसरा देखेंगे मोरल गिल्टी, मोरल गिल्टी नहीं है आंसर। फीलिंग ऑफ गिल्टी, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है गिल्टी एक्ट, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब जो गिल्टी माइंड मैंने यहाँ छोड़ दिया था, तो इसका लीगल टर्म मैं बता देता हूं। गिल्टी माइंड क्या होता है? मेंस रिया, मेंस मतलब होता है मोटिव या इंटेंशन, और रिया मतलब अभी मैंने आपको बताया गिल्टी।
तो गिल्टी इंटेंशन जब होगा, मतलब किसी आदमी का वो इंटेंशन था वो क्राइम करने का, वहां क्या लगेगा, गिल्टी माइंड, मतलब मेंस रिया। और कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्टस रियस। तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा वायरस। इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड। वायरस मतलब होता है पावर। तो अल्ट्रा और वायरस मतलब क्या हो गया, बियॉन्ड द पावर। अब टोटल मीनिंग क्या हो गया, बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर। कोई भी एक्ट या कोई भी पावर एक्सरसाइज करना जो आपके पावर में है ही नहीं, कोई ऐसा एक्ट करना जो हमारे पावर में है नहीं। जैसे कभी क्या, ये ज्यादातर कॉर्पोरेट लॉ में यूज होता है। कॉर्पोरेट लॉ में जब कंपनी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, उसके अंदर सारे उसके कंडीशंस होते हैं, उसके जो भी वर्क होगा, जो जो काम करेगा, जिस चीज के अंदर काम करेगा वो सब होगा। अगर उससे बाहर वो काम करती है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, और वो वर्क, वो एक्ट नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि वो उस एक्ट में था ही नहीं, या उस एसोसिएशन में था, मेंशन ही नहीं था कि आप ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, विद इन द पावर नहीं होगा, बियॉन्ड पावर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और हमने देखने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ आंसर, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ देखते हैं, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। अगर कोई ऑफिस आप होल्ड कर रहे हैं, उस ऑफिस की वजह से किसी और ऑफिस का पावर या कोई ड्यूटी आपको मिलती है या चेयरमैनशिप मिलती है, उसे ही बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑफिस। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। पहला एग्जांपल जैसे देखेंगे आप पीएम का, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डायरेक्टली जो नीति आयोग होता है, वो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, नीति आयोग का चेयरमैन हो जाता है। तो नीति आयोग का चेयरमैन कोई इलेक्ट होकर अलग से नहीं आएगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उस प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की वजह से उसको दूसरी ऑफिस जो है नीति आयोग की चेयरमैनशिप भी मिल जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये हो गया एक्स ऑफिशियो। और यही दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जो वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट से इलेक्शन का जीत के आएगा वो राज्यसभा का लीडर हो जाएगा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, दैट इज चेयरमैन। जैसे लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, जैसे इस वक्त ओम बिरला है, ऐसे ही राज्य वाइस प्रेसिडेंट जो बन के आएगा वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाएगा डायरेक्टली, राज्यसभा। अब राज्यसभा के चेयरमैन के कोई अलग से इलेक्शन नहीं होंगे, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन होगा। तो इसका आंसर देखेंगे हम। पहला ऑप्शन है बाय वर्च्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड ऑफिस, प्रीवियसली हेल्ड पोजीशन, प्रीवियसली नहीं होगा, फॉर्मर ऑफिशियल नहीं, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब 2025 के ही क्वेश्चन है जो अभी मैं करा रहा हूं। चलिए, तो आपको मैं साथ साथ ये भी बताते चलूं कि एहतिशाम लॉ आपके लिए एक सफल बैच लेके आया है, सफल 1.2, जिसमें हम लोग आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे। जितने भी, जैसे मैं आपको ये लीगल मैगजीन करा रहा हूँ, ऐसे मैं लीगल वहाँ कराऊंगा, लीगल का जितना भी पार्ट है वो कराएंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे, और उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप अगर मान लीजिए छूट जाता है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा से जाके देख सकते हैं। और 40 फुल लेंथ मॉक देंगे, जिसमें 20 जामिया के, 20 एमयू के होंगे, 20 एमयू। देखिए, मॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसी से एसेस कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपको पढ़ने की जरूरत है। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स देंगे, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे आपको, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स रहेगा। जैसे लीगल है तो लीगल के भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। लीगल का लीगल एप्टीट्यूड का अलग वो मिलेगा, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, और वो पॉलिटी का शुएब सर आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उसके अभी अलग अलग टॉपिक का अलग अलग मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट होंगे, हर सेक्शन का अलग अलग टेस्ट होगा। मैं अपना बताऊं तो लीगल में जैसे लीगल एप्टीट्यूड का, लीगल केसेस का, लीगल मैगजिम्स का, और भी जितने लीगल के चीज़ें हैं उनका अलग अलग टेस्ट लेंगे। डेली क्विज रहेगा, जैसे रोज रोज क्विज कराएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप वहां से नॉलेज भी ले सकते हैं। और कभी कभी क्विज से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आता है हमारे। और आपको रजिस्टर करना है तो आप ये स्कैनर से स्कैन कर लीजिए, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डायरेक्टली जाके ओपन कर सकते हैं वेबसाइट। पहले 12,000 का था, लेकिन रमजान ऑफर लगा के आपको 5,000 का ये पड़ेगा।
और आपको कोई भी क्वेरी हो तो एहतिशाम लॉ के नंबर पे जा सकते हैं और उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। वेबसाइट भी है हमारी जिस पे जाके आप ये जो पीडीएफ मैं करा रहा हूँ इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एहतिशाम लॉ का ऐप भी है, वहाँ से आप जाके इस पे क्वेश्चंस जो हैं लीगल मैगजीम्स के ऊपर आप जाके वहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप देख सके कितना आपने सही पढ़ा है और कितनी चीज़ें याद हैं आपको। तो इसका प्राइस 5000 है, लेकिन आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे कि 500 तो आपको और इसका डिस्काउंट मिल जाएगा 500 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। जैसे ये देखिए 500 अप्लाइड 4500 का आपको ये बैच पड़ेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मॉक्स ले सकते हैं। सिर्फ मॉक का अलग प्राइस है हमारा। जैसे 2499 का जामिया बीएलएलबी मॉक है, एमयू बीएलएलबी मॉक है 2000 का, और जामिया एमयू दोनों अगर लेना चाहते हैं तो 3500 का है। इस पे भी मैं ऑफर देने वाला हूं आपको। जैसे अगर मेरा किफायत 500 कोड यूज करते हैं तो आपको 2000 का ये पड़ेगा, 1500 का एमयू बीएलएलबी मॉक पड़ेगा और 3000 का जामिया एमयू दोनों का। मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जामिया एमयू का भी डेट आ चुका है, जामिया की भी डेट आ चुका है, तो जाके दोनों मॉक ले लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आप तैयारी कर पाएं। चलिए वंस अगेन हम क्वेश्चंस पे आते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा है जो 2025 का ही है, क्योंकि 11 क्वेश्चन आए हैं 2025 में। कॉर्पस जूरिस, इसको भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कॉर्पस जूरिस का मतलब होता है, जैसे पहले हम कॉर्पस का मीनिंग देखते हैं। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। कहीं भी कॉर्पस वर्ड दिखे उसका मतलब होता है बॉडी। जूरिस का मतलब होता है लॉ। आपको किसी भी लीगल मैगजीन में अगर जूरिस का मतलब देखे, जूरिस दिखे, तो वो आप बता सकते हैं कि उसका मीनिंग होता है लॉ। तो कॉर्पस जूरिस मतलब होता है बॉडी ऑफ लॉ, बॉडी ऑफ लॉ। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए है बॉडी ऑफ जजेस, तो बॉडी ऑफ जजेस नहीं होगा। ग्रुप ऑफ जूरिस्ट नहीं है, ग्रुप ऑफ बॉडी ऑफ लॉ है वो। तो सी ऑप्शन है बॉडी ऑफ लॉ, तो सी आंसर ही करेक्ट हो जाता है हमारा। और हमें देखने के नॉलेज ऑफ लॉ तो जूरिस्प्रूडेंस होता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉ को भी यहाँ याद कर लेते हैं, इसका मैंने होता है जूरिस्प्रूडेंस। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है एमयू में, तो जूरिस्प्रूडेंस भी याद करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैविएट। कैविएट का मतलब होता है लेट हिम बी वेयर। इसका मैं डायरेक्टली मीनिंग देख लेता हूं, लेट हिम बी वेयर। मतलब जो भी है वो काउशन रहे या वार्निंग, एक तरह से वार्निंग है ये, कि आपको वार्निंग दी जा रही है कि आप पहले से ही काउशर रहिए ताकि वो गलती ना हो आपसे। तो इसके 3 वर्ड मैं बता देता हूं, तो 3 लीगल मैगजीम आपसे पूछ सकते हैं। उसका देखिए कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडिटर और कैविएट एक्टर। कैविएट से रिलेटेड ये 3 लीगल टर्म है एम्प्टर। इनके भी मीनिंग में साथ साथ बताते चलता हूं। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर शुड बी बीवेयर। जो सामान खरीद रहा है, बायर है, वो बीवेयर रहे, वो कॉशियस रहे। मान लीजिए आप कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे कि आप दूध लेने जा रहे हैं, कोई खुला पैकेट, कोई ऐसी चीज जिस पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, और आप उसको ले लेते हैं और वो खराब निकल जाता है, तो आप खुद कॉशियस रहिए कि वो चीज खराब, पहले आप देख के लें कि वो खराब है या सही है। तो लेट द बायर शुड बी बीवेयर, बायर बीवेयर। अब कैविएट वेंडिटर क्या होता है, लेट द सेलर शुड बी बीवेयर, लेट द सेलर बीवेयर। इसको लिखते जाइए साथ में ताकि आपको ये भी याद होता रहे, क्योंकि आप इसको याद कर सकते हैं कैविएट का मतलब, लेकिन ये वर्ड भूल सकते हैं आप, तो इसको भी लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। कैविएट एम्प्टर का क्वेश्चन एमयू में आ चुका है कई बार। कैविएट एक्टर क्या होता है, लेट द डूअर बीवेयर, डूअर बीवेयर। देखिए बीवेयर वर्ड सब में। अब एम्प्टर का मतलब होगा, एम्प्टर से आप याद कर लीजिए कि बायर, एम्प्टर से बायर, वेंडिटर से सेलर, और एक्टर से याद कर सकते हैं डूअर। एक्टर मतलब होता है डूअर, जो काम एक्ट कर रहा हो, तो यहाँ ये सिंपल हो गया। वेंडिटर मतलब सेलर बीवेयर। जैसे कोई भी आपको पैक्ड सामान आता है, मान लीजिए आप चिप्स लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, अगर वो खराब निकलता है तो उसमें वेंडिटर जो सेलर होगा उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। एक्टर जो भी एक्ट कर रहा है वो बीवेयर है। तो इसका कैविएट का मतलब हो गया वार्निंग। पहले ही ऑप्शन सही होगा, वार्निंग, एक तरह से वार्निंग होती है ये।
एन इंजेक्शन नहीं है, रिट नहीं है, सर्श्योरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एमिकस क्यूरी। अब एमिकस क्यूरी क्या होता है? एमिकस क्यूरी एक कोर्ट अपॉइंट करता है, कोई भी अगर केस होता है उस जज को केस के बारे में सारी नॉलेज नहीं होती है, अगर उसको कुछ नॉलेज कुछ उसके बारे में जानना है तो वो एक रिसर्चर अपॉइंट करती है जो उस केस को रिसर्च करेगा, उसके बारे में उसको जज को बताएगा कि इस केस में ये चीज है। तो वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कौन हुआ? एमिकस क्यूरी। कभी कभी ये अपोजिट पूछ लेता है कि एमिकस क्यूरी क्या होता है, तो उसमें दे दिया जाएगा ऑप्शन में फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, तो इसका हो गया एमिकस क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिस पेंडेंस, लिस पेंडेंस मतलब क्या होता है? यहाँ मीन्स पूछ लिया, तो लिस पेंडेंस का मतलब क्या होता है इसका भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लिस मतलब होता है सूट, पेंडेंस का मतलब आप वैसे भी देख सकते हैं, याद भी हो जाएगा यहीं आपको। पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग, पेंडेंस पेंडिंग। तो इसका लिस्ट पेंडेंस का मतलब क्या हो गया? सूट, द पेंडिंग सूट। कोई भी सूट अगर किसी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो उसे क्या कहेंगे? लिस्ट पेंडेंस। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अवेटेड इंफॉर्मेशन, ये नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ये भी नहीं होगा। डिसीजन अवेटेड, नहीं नहीं होगा ये भी, वो भी आ जाता है, लेकिन पेंडिंग सूट जब लिखा हुआ है तो ये बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे हम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय द लीगल मैक्सिम नॉन कंपोज मेंटिस? नॉन कंपोज मेंटिस उसके लिए आता है जो भी वॉलंटरीली ना किया गया हो, जैसे कोई भी अनसाउंड पर्सन होता है, अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड पर्सन वो होता है जो मेंटल कैपेसिटी में ना हो कोई भी एक्ट करने के। तो अगर कोई भी अनसाउंड पर्सन रॉन्गफुल एक्ट करता है या कोई भी क्राइम करता है तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसको नहीं, मान लीजिए कोई पागल है या कोई ऐसा आदमी जो अपने माइंड के कैपेबल नहीं है किसी भी एक्ट को करने को, तो अगर कोई वो क्राइम कर भी देता है तो वो इनकेपेबल है क्राइम करने को, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 84 के अंदर आता है, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। ये क्या है? इंसैनिटी की बात करता है। इंसैनिटी मतलब जो अनसाउंड माइंड पर्सन होते हैं उन्हें इंसेन कहते हैं, इंसैनिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? नॉन कंपोज मेंटिस मतलब कोई भी एक्ट जो भी उसके माइंड में ना रहो, नॉट इन द पोजीशन ऑफ वंस माइंड, मतलब उसके माइंड में वो एक्ट करने को था ही नहीं, उसे क्या कहेंगे? नॉन कंपोज मेंटिस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय द लीगल मैक्सिम वर्ड जस्ट कॉगेंस? जस्ट कॉगेंस एक इंटरनेशनल लैटिन टर्म है, मतलब इंटरनेशनल लीगल टर्म है जो कि यूज होता है इंटरनेशनल लॉ के अंडर। जस्ट कॉगेंस मतलब होता है कंपेलिंग लॉ। अगर मीनिंग इसका देखें तो इसका मतलब हो गया कंपेलिंग लॉ। अब इसका यूज कैसे मैं बता देता हूं, यूज कहां होता है। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है या इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अब वो साइन हो चुकी है तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं या फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। तो कोई भी ऐसी ट्रीटी, अगर मान लीजिए 10 कंट्रीज है उन्होंने एक ट्रीटी साइन की कि जेनोसाइड नहीं होगा, एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि जेनोसाइड जेनोसाइड नहीं होगा, तो कोई भी अगर ट्रीटी उन 10 कंट्रीज के अंदर मान लो 2 कंट्रीज है वो साइन करती हैं कि हम जेनोसाइड करेंगे, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी वो ट्रीटी। तो इसे कहते हैं कंपेलिंग लॉ जस्ट कॉगेंस, कि ये कंपेल करेगा अदर लॉज को कि वो इनवैलिड हो जाए। उन फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई भी ट्रीटी होती है तो वो इनवैलिड कहलाएगी। तो इसका आंसर होगा जस्ट कॉगेंस का कंपेलिंग लॉ। अब 2025 के क्वेश्चन खत्म हो गए, यहाँ पे 11 क्वेश्चन थे। अब 2024 का आ गया। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं बता रहा था आपको कि कैवेट के 3 लीगल टर्म होते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली पूछ लिया कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर का मतलब हो गया लेट द बायर शुड बी बीवेयर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेट द डूअर कैवेट एक्टर, जैसे मैंने बताया ऊपर कैवेट एक्टर, इसको भी याद करते ही चलिए। लेट द सेलर, सेलर का क्या हो गया? कैवेट वेंडिटर। यही दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसा ये 3 आप याद कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज द लैटिन टर्म प्रो बोनो मीन? प्रो बोनो लैटिन में देखेंगे तो प्रो बोनो का पूरा वर्ड है प्रो बोनो पब्लिको, प्रो बोनो पब्लिको।
लिखो। इसका मीनिंग होता है फॉर द पब्लिक गुड, फॉर द पब्लिक गुड। कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसा ऐड करना जो पब्लिक के सोसाइटी के लिए हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसे प्रो बोनो कहते हैं। कोई भी जैसे मान लीजिए कोई लॉयर है और वो किसी का केस फ्री में लड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता है, कोई भी चार्जेस नहीं करता है, तो उसको कहेंगे कि उसने प्रो बोनो केस लड़ा है उस चीज को, मतलब कोई भी कॉस्ट नहीं लिया, वो पब्लिक गुड के लिए लड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन में चेक करेंगे फॉर समवन बेनिफिट्स, ये नहीं होगा, समवन के लिए नहीं है। फॉर प्रोफेशनल बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं होगा। सी ऑप्शन है फॉर पब्लिक गुड, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पब्लिक गुड के लिए कोई काम करता है उसे कहते हैं प्रो बोनो। जैसे भी एनजीओज होती हैं वो भी प्रो बोनो काम करती हैं। बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो किसी किसी केस में पैसा वो चार्ज नहीं करते हैं, उसको भी प्रो बोनो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, पेंडेटे लाइट। अब इसमें पेंडेटे लाइट, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे वहां लिस्ट पेंडेंस का मतलब बताया था मैंने, जैसे पेंडेटे का मतलब भी पेंडिंग होता है। पेंडेटे और लाइट, पेंडेटे मतलब पेंडिंग और लाइट का मतलब होता है लिटिगेशन। यहाँ पे लाइट का मतलब क्या यूज हुआ, लिटिगेशन। तो कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है, कोई भी पेंडिंग सूट है किसी कोर्ट के अंदर, उसे क्या कहेंगे, पेंडेंटे लाइट। तो ये दोनों वर्ड लिस्ट पेंडेंस और पेंडेंटे लाइट, ये दोनों वर्ड सेम सिमिलर है लेकिन अलग अलग जगह यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है पेंडिंग सूट या पेंडिंग लिटिगेशन व्हाइल द केस इज पेंडिंग। देखिए यही पहला आंसर है, पेंडिंग मैटर नहीं होगा, पेंडिंग पीरियड नहीं होगा, व्हेन द डिलीवरी पेंडिंग नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए पेंडिंग मैटर यहाँ क्यों नहीं होगा, मैटर तो अलग चीज होती है, कोई भी पेंडिंग हो सकती है। मान लीजिए हमारा किसी पर्सन से कोई मैटर है वो पेंडिंग है, तो वो कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। पेंडिंग केस, जब भी कोई केस पेंडिंग होता है उसे कहते हैं पेंडेंटे लाइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर। रिस्पोंडेंट सुपीरियर एक डॉक्ट्रिन है वाइकरेस लायबिलिटी का। वाइकरेस लायबिलिटी क्या होती है, वाइकरेस लायबिलिटी का मतलब ये होता है अगर मान लीजिए कोई और एक्ट कर रहा है और उसको रिस्पॉन्सिबल किसी और को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया जाए, उसे कहते हैं वाइकरेस लायबिलिटी। तो वाइकरेस लायबिलिटी का एक डॉक्ट्रिन है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब होता है लेट द सुपीरियर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब टोटल का मतलब ये, इसका मतलब मैं समझा देता हूं एक एग्जांपल से। जैसे कि आप बैंक है, तो बैंक में एम्प्लॉय होता है, वो आप कैशियर जो होता है, वो जब आप पैसे जमा करने जाते हैं तो उसका काम होता है कि वो आपके कैश गुड फेथ में जमा करे और उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन अगर आप पैसे उसको देते हैं और वो गलत इस्तेमाल कर लेता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं जमा करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसका एजेंट तो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एम्प्लॉय भी रिस्पॉन्सिबल होगा और वो बैंक भी रिस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि उस बैंक के अंदर वो काम कर रहा था। इसका एक और डॉक्ट्रिन आता है क्वी फेसिट एलियम फेसिट पेसे। क्वी, इसमें देखिए मैं ऐड कर सकता हूं क्या नया पेज, इसको भी मैं बता देता हूं। क्वी फेसिट, इसको लिखते जाइए साथ में, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से इसका मतलब होता है वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर does acts himself। मतलब अगर कोई आदमी किसी और से वो वर्क कराता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक्ट का। लेट सपोज मैं कोई एजेंट हायर करता हूं और मैं कहता हूं मेरे बिहाफ पे तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरे बिहाफ पे, तो जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होगी उसे मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। मैं उससे ये नहीं कह सकता कि उसने एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने नहीं किया था। तो वो जो दूसरे से काम कराता है वो भी खुद रिस्पॉन्सिबल होगा उसके काम के लिए जो उसने अपॉइंट किया है। इसके सबसे बड़ा एग्जांपल होता है प्रिंसिपल और एजेंट का, एंड एजेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एजेंट कोई भी अगर रॉन्ग वर्क करता है उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो उसका प्रिंसिपल जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन पे ही देखते हैं। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब उसका सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी।
तो इसमें देखते हैं ए ऑप्शन क्या है, व्हेन बोथ प्लेंटिफ एंड रिस्पोंडेंट आर लाइबल रिस्पोंडेंट पेज द डैमेजेस। नहीं, दोनों लाइबल नहीं है, इसमें एक लाइबल होगा तो उसका जो रिस्पोंडेंट होगा वो लाइबल होगा। द लाइबिलिटी, सेकंड बी ऑप्शन देखते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर पर्सन ऑफ बिकमिंग अ रिस्पोंडेंट, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। इन द केस ऑफ टू टॉर्ट फीजर्स द सुपीरियर पर्सन बिकम्स रिस्पोंडेंट, टू टॉर्ट फीजर्स नहीं है, सिंगल जो उसका एजेंट है वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका प्रिंसिपल लेगा। एम्प्लॉयर्स लाइबल फॉर द टॉर्टियस एक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय, ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको बैंक का, तो बैंक में कोई जो एम्प्लॉय होता है बैंक, वो एम्प्लॉय करता है किसी भी कैशियर को, अगर वो कैशियर कोई आपका मनी या आपका कोई भी चीज़ गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल होगी, वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा लेकिन उसके लिए आप बैंक से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। और ये भी देख लेते हैं, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से वन हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट हिमसेल्फ, ये भी आपके लिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट क्या होती है? कॉज लिस्ट एक शेड्यूल होता है कोर्ट के अंदर, जब भी कोई भी सुबह जैसे आपके क्लास में शेड्यूल होते हैं कि आज ये क्लास होंगी, इतने इतने बजे होंगी, ऐसे ही कॉज लिस्ट होता है कोर्ट का शेड्यूल, जिसमें ये लिखा जाता है कि ये केस फर्स्ट केस रहेगा, इसकी हियरिंग पहले होगी, फिर इसकी हियरिंग होगी, इसकी हियरिंग होगी, तो वही जो शेड्यूल होता है उसे ही कॉज लिस्ट कहते हैं, तो शेड्यूल ऑफ द केसेस कहते हैं। तो ये देखेंगे ऑप्शन में, अ लिस्ट ऑफ कॉजेस ऑफ डिफरेंट केसेस इन अ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में ही नहीं, कोर्ट के अंदर किसी भी जज के अंदर जो केसेस लगे हैं उसका शेड्यूल वो होता है। अ लिस्ट ऑफ केसेस इन अ कोर्ट वेयर द कॉज इज द सेम, कॉज इज द सेम नहीं होगा, कोई अलग अलग कॉज का भी हो सकता है, कोई सिविल मैटर है, सिविल में कई तरह के अलग अलग मैटर होते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे, यही आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी भी दिन जो भी केसेस लगे हुए हैं, जो भी हियरिंग होगी जिनकी, उन्हें कहते हैं कॉज लिस्ट, जिनकी हियरिंग होने वाली है उस कोर्ट के अंदर, उसे ही कहते हैं कॉज लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिम नीमो जुडिस इन सुआ काउजा। ये एक नेचुरल जस्टिस का समझ लीजिए प्रिंसिपल है, जिसको कहते हैं कि नो बडी कैन बी जज इन इट्स ओन केस, नो बडी कैन बी जज इन हिज ओन केस। कोई अगर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसे ही उस केस में जज नहीं बनाया जाएगा, उसके अलग जो होंगे जो उसको उस फैक्ट को और उस एविडेंस को देखेंगे और उस पर जज करेंगे कि इसने रॉन्गफुल एक्ट किया है कि नहीं किया है। तो जज नीड्स अ कॉज टू कंडेम द अक्यूज्ड, ये नहीं होगा, नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 17 का ऑप्शन भी, ये 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्टा संट सर्वांडा। तो ये भी एक इंटरनेशनल लीगल टर्म है जो इंटरनेशनली यूज होता है। कोई भी अगर मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रीटी होती है तो उसको गुड फेक्ट में उसको कंप्लाई करना, उस पर एक्ट करना है। मान लीजिए कोई ये है कि जेनोसाइड, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई जिसमें जेनोसाइड को मना किया गया कि जेनोसाइड नहीं होगा, तो पैक्टा संट सर्वांडा यही प्रिंसिपल है कि उस एक्ट को, उस ट्रीटी को और उस एग्रीमेंट को हमें कंप्लाई करना है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इसका हम देखेंगे पैक्टा संट सर्वांडा का मीनिंग, फेथ गुड इन एक्सेप्टेड आर ट्रीटीज, ट्रीटीज आर नॉट बाइंडिंग, ये नहीं होगा, ट्रीटीज आर रिवोकेबल, ये भी नहीं होगा, ट्रीटीज आर इररिवोकेबल, ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, लेकिन इस ऑप्शन में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसका होगा ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ। तो इसका आंसर होगा ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ। ये ऑप्शन लिखने में आगे पीछे हो गया ना, इसका आंसर यही होगा, ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, एक्स टर्पी काउजा नॉन ऑरिटर एक्शो। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आप, इसको मैं ऐसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप कोई रॉबरी करता है, कोई चोर है, वो चोरी करता है, थेफ्ट करता है। मान लीजिए वो चोरी करने के टाइम उसे चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, तो वो उस चीज को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं चोरी करने गया था और मुझे ये इंजरी हुई है, मुझे इसका डैमेजेस चाहिए, क्योंकि वो जो इंजरी हुई उसको इमोरल के एक्ट के अकॉर्डिंग हुई। तो इसका मीनिंग क्या होगा, नो एक्शन अराइजेस
फ्रॉम एन इमोरल, इमोरल हो सकता है या इलीगल हो सकता है, इमोरल या इलीगल एक्ट। वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि मुझे ये इंजरी हुई, मैं चोरी करने गया था, क्योंकि वो पहले ही एक इमोरल एक्ट कर रहा है। तो वो कैसे क्लेम कर सकता है कि मुझे इस इमोरल एक्ट के करने के टाइम मुझे ये इंजरी हुई है। तो एक्सटर्पी काउजा नॉन ऑडिटर एक्शो का मीनिंग क्या हुआ? नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इलीगल एक्ट। यहाँ इमोरल भी आ सकता है, इमोरल या इलीगल एक्ट दोनों हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलिबी। एलिबी मीन्स प्ली बाय एन एक्यूज्ड पर्सन डेट ही। ये प्ली मतलब क्या होता है? जो कोई एक्यूज होता है, मान लीजिए अगर कोई क्राइम हुआ और उस क्राइम के होते कमीशन के टाइम वो वहां प्रेजेंट नहीं था, तो उसको अपने आप को एक डिफेंस लेना है कि मैं वहां जब था ही नहीं तो मैं वो क्राइम कैसे कर सकता हूं। तो ये एक तरह का डिफेंस होता है। क्या हो गया? डिफेंस। इसका मतलब होता है एल्सवेयर। एल्सवेयर मतलब जब वो क्राइम हो रहा था तो वो था ही नहीं वहां पे। एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम ही वॉज नॉट देयर। इसका मतलब हो गया अलीबी का। तो इसको हम देखेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन ए क्या है? वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर। देखो पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर। रिमेंड इन जुडिशियल कस्टडी, ये तीनों फिर ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुई जूरिस। सुई जूरिस का मतलब होता है, जूरिस का मतलब मैंने लॉ बताया था, लेकिन यहाँ जूरिस का मतलब अलग यूज है। जूरिस का मतलब राइट का यूज हुआ है यहाँ। इट्स ऑन ऑफ हिज ओन राइट। मतलब जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कोई पर्सन है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, कोई अनसाउंड नहीं है, माइनर नहीं है, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, तो वो अपने राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया सुई जुरिस का मतलब ऑफ हिज ओन राइट। इसको कहाँ लिख सकते? ऊपर लिख देता हूं मैं, ऑफ हिज ओन राइट। मतलब वो अपने राइट एक्सरसाइज करता है खुद से। और इसका एक अपोजिट वर्ड भी होता है, एलियन जूरिस। क्या होता है? एलियन जूरिस। एलियन जूरिस का मतलब होता है राइट एक्सरसाइज बाय अनदर। भाई अनदर पर्सन, मतलब जैसे माइनर हो गया तो माइनर का गार्जियन अपॉइंट होता है। माइनर के जैसे फादर होते हैं तो वो उसके गार्जियन हुए, तो उसके जो राइट हैं, उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ड्यूटी है, वो कौन एक्सरसाइज करेगा? उसके गार्जियन एक्सरसाइज करेंगे, ना कि वो माइनर खुद एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बिहाफ पे करना है तो वो कौन करेगा? वो उसका गार्जियन करेगा, ना कि वो माइनर, क्योंकि माइनर कैपेबल ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को। तो सुई जेनिरिस मतलब ऑफ हिज ओन राइट, जो अपना राइट खुद एक्सरसाइज करे। कोई भी एडल्ट होता है वो सुई जेनिरिस में आएगा, एडल्ट को सुई जेनिरिस कहते हैं। तो इसके ऑप्शन में हम देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑफ हिज ओन राइट। और एलियन जूरिस भी आप यहीं याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर बाइवोस। इंटर का मतलब वैसे भी आप यहां देख सकते हैं कि इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। तो बिटवीन, तो इंटर बाइवोस का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन। बिटवीन लिविंग पर्सन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्ट जो लिविंग पर्सन के बीच हुआ हो उसे ही इंटर बाइवोस कहते हैं। तो राइट अगेंस्ट अ पर्सन नहीं, अगेंस्ट अ पर्सन नहीं है, एमंग अदर थिंग्स नहीं है, बिटवीन लिविंग पर्सन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इंटर बाइवोस का, बिटवीन लिविंग पर्संस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, फाइंड द अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सेंटेंसेस एंड एक्ट इन एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कन्फर्म्ड बाय द लॉ। इसका टोटल मतलब मैं मीनिंग बता देता हूं, क्या पूछा है इसके अंदर। इसका पूछने का ये मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी कॉर्पोरेशन वो ऐसा एक्ट करता है जो बियॉन्ड उसके पावर हो, एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी, उसको जो अथॉरिटी दी गई है उससे ज्यादा वो यूज कर ले, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसका जैसे ऊपर ही बताया था मैंने, अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर। इसका आंसर होगा अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या होता है? ऊपर बताया था मैंने, बियॉन्ड द पावर। मतलब जो पावर, जो अथॉरिटी उसको दी गई थी, उसको वो एक्सेस करके उससे ज्यादा उसने उस पावर को यूज कर लिया, तो वो एब्यूज ऑफ पावर भी हो जाएगा। और वो जो भी एक्ट एक्सरसाइज करता है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इलीगल एक्ट और अल्ट्रा वायरस एक्ट में फर्क यही है, सिंपल फर्क ये है कि अल्ट्रा वायरस इलीगल या लीगल दोनों हो सकता है। लीगल एक्ट भी हो सकता है लेकिन वो अपने पावर से बियॉन्ड कर रहा है, और इलीगल एक्ट क्या होता है? वो नल एंड वॉइड शुरू से होता है।
क्या मतलब हो गया? बियॉन्ड द पावर। तो इसका आंसर देखेंगे, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अल्ट्रा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द लीगल मैक्सिम सुई जेनरिस मीन्स? सुई जेनरिस मीन्स होता है ऑफ यूनिक नेचर। और इसका मतलब एक और होता है ऑफ इट्स ओन काइंड। ये ज्यादातर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर यूज होता है, कोई भी स्टैट्यूट को पढ़ना है समझने के लिए। जैसे उसमें देखा जाता है कि इससे पहले ये कहीं पे यूज हुआ है किसी एक्ट में, और ऐसा एक्ट मतलब ऐसा कोई वर्ड आया है, उसके लिए सुई जनरिस होता है। तो वो सुई जनरिस जो भी होगा वो यूनिक नेचर का होगा, तो मतलब वो अपने ही काइंड का है, उसकी तरह कोई और चीज नहीं है। इसका एक और रहेगा इजेस्डम जनरिस, इसका अपोजिट समझ लो, या एक अलग वर्ड इसके सिमिलर, इजेस्डम जेनरिस। ये भी क्वेश्चन आता है। इजेस्डम जेनरिस से मतलब अलाइक नेचर, ऑफ अलाइक नेचर। ऐसे नॉसिस्टर ए सोसिस वो भी आता है, तो वो अब इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इजेस्डम जेनरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ अलाइक नेचर। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे भी कहीं भी लिखा होता है ए बी सी डी, इसके बाद डॉट 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 ईटीसी आ गया, तो अब आप उसी के सिमिलर जो वर्ड होंगे या उसी के सिमिलर जो चीज होगी उसको यूज करेंगे। अब ए बी सी डी के बाद 1 2 3 नहीं आएगा, ए बी सी डी के बाद छोटा बड़ा नहीं आएगा, वो वही आएगा ए बी सी डी के बाद। सबको पता है कि उसका अलाइक नेचर क्या है, डी ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा। तो इजेस्डम जेनरिस यहाँ यूज होता है। सुई जेनरिस का क्या हो गया? ऑफ इट्स ओन काइंड। तो इसमें ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन है ऑफ इट्स ओन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात नहीं की है। इन अ क्लास बाई इटसेल्फ, अपने ही क्लास में होना, इन अ क्लास बाई इटसेल्फ, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑन द थ्रेशोल्ड नहीं है, अमंग द अदर थिंग्स नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 24 का। दोबारा से क्वेश्चन आ गया एलईबी। एलईबी का मतलब क्या बताया मैंने? एल्सवेयर, तो वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। नो बट ये भी एक नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है। मैं दो तीन वर्ड है जो आपको मैं एक पेज पे बता देता हूं। सबसे पहला वर्ड होता है ऑर्डी अल्टरम पार्टम, अल्टरम पार्टम। दूसरा वर्ड होता है नीमो डेबिट विक्स वेक्सारी। फिर होता है नेमो टेनेटर, टिप्सम एक्यूजेर। जैसे एक और ऊपर मैंने क्लियर कराया था ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब होता है बोथ पार्टी शुड बी हर्ड। पार्टी या ऑल पार्टी या अदर पार्टी, यहां अदर पार्टी भी लिख सकते हैं, अदर पार्टी शुड बी हर्ड, अदर पार्टी शुड बी हर्ड। तो इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी पार्टी अनहर्ड नहीं रहनी चाहिए, कोर्ट जो है सबको सुनेगी। अगर कोर्ट में कोई केस जाता है, ये नहीं आप एक पार्टी को सुन के उसने जो जो लाइबिलिटीज लगाई हैं, जो जो बताया है कि इसने ऐसा ऐसा किया है, वही लाइबिलिटी सुन के आप उसको पनिश कर दो। उसको भी एक डिफेंस को एक बार मौका दोगे कि वो अपनी बातें रखे, अपने आप को डिफेंस करे कि मैं उस चीज में था, लाइबिलिटी में था या नहीं था। तो अदर पार्टी शुड बी हर्ड मतलब नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कोई भी बिना सुने नहीं जाएगा। नेमो डेबिट विक्स विक्सारी का क्या मतलब है? नो बडी कैन बी पनिश ट्वाइस, nobody can be punished twice। और नेमोट्रेटर सिप्सम एक्यूजियर क्या क्या होगा? nobody compelled to accuse himself, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का डॉक्ट्रीन है। nobody compelled to accuse himself। ये कौन सा प्रिंसिपल है? इसको हम देखते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं। ये है डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल।
डबल जियोपार्डी, यही लिख देता हूँ। नहीं नहीं, ये ऊपर वाला नेमो डिबेट बीस विक्सारी क्या है, डबल जियोपार्डी, कि कोई भी पर्सन 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा एक ही एक्ट के लिए। मान लीजिए कोई पर्सन है वो थेफ्ट करता है, तो थेफ्ट की मान लो पनिशमेंट लेट सपोज 1 ईयर, तो आप एक बार उसको पनिश कर दिए, फिर जब वो बाहर निकला फिर उसी थेफ्ट के लिए दोबारा से आप पनिश कर दिए, तो वो डबल जियोपार्डी आ जाएगा। तो नोबडी कैन बी पनिश ट्वाइस। नेमो डेबिट बीस विक्सारी, नेमो टेनेटर सिप्सम एक्यूजर का मतलब है नोबडी कंपेल टू एक्यूज हिमसेल्फ, मतलब कोई भी अगर चोर है या कोई भी किसी ने रॉन्गफुल एक्ट किया है तो वो ये नहीं होगा कि आप उससे ही कहें कि आप तुम खुद कहो कि मैंने ये गिल्टी एक्ट किया है, तो उसके खुद कंपेल नहीं किया जाएगा कि तुम अपने आप को कहो कि मैंने गिल्टी एक्ट किया है। उसको राइट है कि वो अपने आप को डिफेंस करे। तो ये है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और ये है ऑडी अल्टरम पार्टम, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ कि सारी पार्टी को सुनना है, कोई भी पार्टी बिना सुने नहीं रह जाए, ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब आपको कई सारे मैंने लीगल मैगजीन यहीं क्लियर करा दिए हैं, इनको यहीं याद कर लीजिए, साथ साथ लिख भी लीजिए ताकि आपको रिवीजन भी करना रहेगा। आप 3 महीने इसको या 2 महीने इसको याद नहीं रख पाएंगे, तो उसको याद करने के लिए आप इसको लिख लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिएगा घर जाके। 27 क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं, इसका क्या आंसर लगेगा। नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब कोई भी बिना सुने नहीं जाना चाहिए, तो उसका क्या होगा, ऑडी अल्टरम पार्टम। इसका आंसर होगा ऑडी अल्टरम पार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंग्स मे रेदर हैव इफेक्ट देन बी डिस्ट्रॉयड, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम इज एक्सप्लेन्ड हियर। अब इसमें पूछा है कि ये जो मीनिंग लिखी हुई है ये कौन से मैक्सिम से रिलेटेड है, तो ये है ऑप्शन डी, अट्रेस वैलिएट पोटियस क्वम पेरिएट। इसका मतलब होता है इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन बी डिस्ट्रॉय, इफेक्ट देन बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको मैं समझा देता हूं, ये लीगल मैक्सिम का मतलब क्या है। जैसे ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर यूज होता है, जब भी कोई एक्ट होता है या कोई लॉ होता है, वो किसी एक्ट को या तो 2 ऑप्शन होते हैं उसके पास इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, या तो वैलिड होगा उस लॉ के अकॉर्डिंग, या इनवैलिड है, इनवैलिड किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये लीगल मैक्सिम ये कहता है कि उसका जो वैलिड वाला पार्ट है ना वो प्रिफर किया जाएगा, उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा। मतलब बेटर ऑप्शन क्या है कि उसको इफेक्ट में रहने दो, उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले जो भी उसका वैलिड है उसको वैलिड रहने दो। अगर वो 2 इंटरप्रिटेशन आ रहा है वैलिड और इनवैलिड, तो वैलिड को प्रीफर करें। तो इसका क्या हो गया, द थिंग्स मे रेदर हैव इफेक्ट देन बी डिस्ट्रॉयड, उसको इफेक्ट में रहने दो, उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले। तो उसका लीगल मैक्सिम क्या हुआ, अट रेस वैलिएट पोटियस क्वम पेरिएट। 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का होता है उबेरीमा फाइड, इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूं, उबेरीमा फाइड। फाइड मतलब होता है फेथ, फाइड मतलब क्या होता है, फेथ। फाइड कहीं भी दिखे तो उसका मतलब होगा फेथ, उबेरीमा फाइड। ऐसे इसका एक और वर्ड आता है बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ, गुड फेथ। उबेरीमा फाइड का मतलब हो गया एटमोस्ट गुड फेथ, मतलब एटमोस्ट गुड फेथ में कोई एक्ट करना। बोनाफाइड ऐसा होता है मेलाफाइड, इसका अपोजिट हो गया मेलाफाइड। मेलाफाइड का मतलब होता है बैड फेथ, किसी भी बैड इंटेंशन से करना किसी एक्ट को। तो 3 वर्ड यहां भी आपके क्लियर हो गए, उबेरीमा फाइड मतलब एटमोस्ट गुड फेथ, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, मेलाफाइड मतलब बैड फेथ। देखिए फाइड फाइड सब में आया है, तो फाइड मतलब हो गया फेथ, और मेला मतलब होता है बैड, और बोना मतलब होता है गुड।
बोना कहीं भी है तो उसका मतलब गुड होगा, और मैला कहीं भी है उसका मतलब बैड होगा। तो इसका ऑप्शन 28 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उबेरिमा फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज माय एक्ट इज नॉट माय एक्ट। मतलब मेरे विल के अगेंस्ट कोई एक्ट किया गया है, कहीं कंपल्सन से, किसी को मैंने कंपल्सन किया, फोर्स्ड या फ्रॉड से मैंने किया कोई एक्ट, मेरे अगेंस्ट कोई एक्ट किया गया। लेट सपोज मुझसे मेरा कोई प्रॉपर्टी थी, और मैं एग्जांपल एक दे देता हूं, जैसे मेरा कोई प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने आके कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं, कम से कम पैसा उस पर दाम लगाया उसने, फिर मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में उसने मुझसे किसी बंदूक की नोक पे या किसी डरा के धमका के उसने उस प्रॉपर्टी को साइन करवा ली मुझसे। तो वो जो एक्ट मैंने साइन किया, जो मैंने ट्रांसफर किया, तो मेरे विल के अगेंस्ट था, लेकिन मुझे डर के कारण करना पड़ा, तो उसके लिए ये लीगल मैक्सिम आता है, एक्टस मी इनवाइटे फैक्टस नॉन एस्ट। ये हो गया मीनस, मियस, मियस एक्टस, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मियस एक्टस मी इनवाइटे फैक्टस नॉन एस्ट मियस एक्टस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई भी एक्ट जो मेरे विल के अगेंस्ट किया गया है वो मेरा एक्ट नहीं है, वो किसी और ने करवाया है मुझसे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस constituting a crime and concrete evidence of a crime such as corpse। जो एक बॉडी, मतलब एक तरह से सबका सबमिशन होता है एविडेंस का, क्राइम जब कोई भी होता है उसका एविडेंस, उसके फैक्ट्स और उसके सर्कमस्टांसेस, इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं कॉर्पस डेलिसिटी, इसको कहते हैं कॉर्पस डेलिसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? बॉडी ऑफ एविडेंस, बॉडी ऑफ एविडेंस। जैसे मैंने ऊपर बताया था कॉर्पस कहीं भी आया तो उसका मतलब बॉडी ही होता है। तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस और क्राइम के कंक्रीट एविडेंस, उनके सबके बॉडी को क्या कहते हैं? कॉर्पस डेलिसिटी, बॉडी ऑफ एविडेंस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑट्रे फोइस एक्विट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। ये जो लीगल मैक्सिम है, ये लीगल प्रिंसिपल है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डबल जियोपार्डी से। इसका मतलब होता है प्रीवियसली एक्विटेड। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था डबल जियोपार्डी का एक और प्रिंसिपल नेमो डेबिट बिस विक्सारी, उसका मतलब होता है कि नोबडी कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम एक्ट। यहां भी उसी का एक सिमिलर मीनिंग है, ऑट्रे फोइस एक्विट। इसका मतलब है कि अगर किसी एक्ट में आप प्रीवियसली एक्विट कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, तो ये नहीं है कि दोबारा उसी एक्ट के लिए आपको दोबारा से ट्रायल किया जाएगा, मतलब दोबारा से उसी एक्ट के लिए एक्यूज नहीं किया जा सकता। तो प्रीवियसली एक्यूटेड कैन नॉट बी accused इन द सेम एक्ट। मतलब एक बार कोर्ट ने कहा कि तुम इनोसेंट हो, फिर दोबारा से ये नहीं होगा कि पुलिस तुमको फिर से उठा लेके जाए कि तुमने वो वाला एक्ट किया था। इन द सेम एक्ट। तो ये भी डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल है, जैसे कि नेमो डेबिट बिस विक्सारी, नोबडी कैन बी पनिश्ड ट्वाइस, नेमो डेबिट विक्स विक्सारी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का भी मैंने ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज द लीगल मैक्सिम सुई जेनरिस। ये सुई जेनरिस दोबारा ये क्वेश्चन आया है 2019 में। सुई जेनरिस से मैंने बताया था ऑफ इट्स ओन काइंड, ओन काइंड मतलब यूनिक नेचर, इसको यूनिक नेचर भी कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, इन अ क्लास ऑफ बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स एक्वो एट बोनो। एक्स एक्वो एट बोनो का मतलब होता है फॉर इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। कोई भी अगर एक्ट है या कोई भी लॉ है तो उस लॉ को स्ट्रिक्टली ना फॉलो करना, बल्कि उसके बियॉन्ड जाना फॉर इक्विटी एंड जस्टिस के लिए। इक्विटी, जस्टिस
मोरल प्रिंसिपल, या फेयरनेस, इन सब के लिए मान लो किसी के लिए जस्टिस करना है तो स्ट्रिक्टली आप उसको लॉ को फॉलो ना करिए, बल्कि उसके बियॉन्ड जाइए, उसके लिए जस्टिस और इक्विटी को रखिए। मतलब सबसे ऊपर इक्विटी रहेगा और जस्टिस रहेगा, फॉर इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो इसको ऑप्शन का आंसर चेक करेंगे हम, इन इक्विटी एंड गुड कंसाइंस ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुटेटिस मुटेंडिस। मुटेटिस और मुटेंडिस का मतलब होता है, पूरा मतलब ये हुआ कि नेसेसरी चेंजेस कर दिए गए हैं, नेसेसरी चेंजेस हैज बीन मेड। अब इसका मैं बताता हूं यूज कहां होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और उसको कहा कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेंगे, तो स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे नेसेसरी चेंजेस लेता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ और सर्कमस्टांसेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस लाएगा, उत्तराखंड में कुछ और सर्कमस्टांसेस होंगे उसमें अलग तरह के चेंजेस ला सकता है, तो वो उसे ही कहते हैं मुटेटिस मुटेंडिस ऑफ द लॉ, ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा, विद अननेसेसरी चेंजेस। अननेसेसरी नहीं होगा, नेसेसरी होगा, विद नेसेसरी चेंजेस, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन क्वा नन। साइन क्वा नन मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन, कंडीशन या इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट। इसका एक और मीनिंग होता है इंडिस्पेंसेबल। जो कंडीशन सबसे ज्यादा नेसेसरी हो उसे ही कहते हैं साइन क्वा नन। कोई भी एक्ट है या कोई भी लॉ है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो सबसे एसेंशियल कंडीशन होती है उसे ही कहते हैं साइन क्वा नन। तो इसमें हम कोई ऑप्शन से देखेंगे, एन इंडिस्पेंसेबल रिक्विजिट, यही होता है इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। डिस्पेंसेबल नहीं होगा, जो चेंज हो जाए वो नहीं होगा। 36 क्वेश्चन नंबर 36 2018 का है, द लीगल टर्म फॉर एनीथिंग इंडिस्पेंसेबल, वही एनीथिंग इंडिस्पेंसेबल, एनी कंडीशन, इंडिस्पेंसेबल मतलब एनीथिंग नेसेसरी, नेसेसरी एलिमेंट, एलिमेंट इंडिस्पेंसेबल। तो इसका भी वही साइन क्वा नन, ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस उसको पूछने का तरीका अलग है। साइन क्वा नन ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, साइन क्वा नन इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, द रेकेज वाज एग्जामिन्ड। अब रेकेज वाज एग्जामिन्ड ये टर्म कहाँ यूज होता है? रेकेज ऑफ एग्जामिन ये जब यूज होता है जब भी कोई क्राइम होता है या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उसको उसके एविडेंस को वहीं पे एग्जामिन किया जाता है ऑन द स्पॉट। बहुत चीजें होती हैं, ये नहीं कि उसको पहले लेके आएंगे फिर उसको एग्जामिन करेंगे, कुछ एविडेंसेस होते हैं तो उसको वहीं पे एग्जामिन करा जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन सिटू। इसका इन सिटू का मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट, स्पॉट। एक और मीनिंग होता है ऑन इट्स ओरिजिनल प्लेस, जहां पे वो क्राइम कमिट हुआ वहीं पे उसको एग्जामिन किया गया। प्लेस, तो अपनी ही प्लेस पे एग्जामिन करना, ओरिजिनल प्लेस पे एग्जामिन करने को ही क्या कहते हैं? द रेकेज वाज एग्जामिन्ड, मतलब इन सिटू। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिम मीनिंग इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज और इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। इसको मैं समझा देता हूं नेक्स्ट पेज पे अच्छे से। देखो दो लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सुसेट। एक ये प्रिंसिपल हो गया और एक है दूसरा इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सुसेट। मैं इन दोनों को ब्रेक करके आपको इनका मीनिंग बता देता हूं। देखिए पहला इग्नोरेंस, इग्नोरेंसिया दोनों जगह है, तो इग्नोरेंसिया का मतलब होता है इग्नोरेंस। फैक्टी क्या होगा? फैक्टी मतलब होता है फैक्ट, सिंपल मीनिंग है इसका। जूरिस का मतलब मैंने हर बार बताया कि जूरिस का मतलब होता है लॉ।
कोई भी लॉ को जूरिस कहते हैं। एक्सुसेट मतलब एक्सक्यूज्ड। नॉन एग्जीक्यूटिव आ गया मतलब ये कोई एक्सेप्शन है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब नॉट एक्सक्यूज्ड, नॉट एक्सक्यूज्ड। नॉट एक्सक्यूज्ड। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट ही एक्सुसेट मतलब क्या होता है? ignorance of fact can be excused. Ignorance of fact can be excused. और ignorance of juris non exusate का मतलब होता है ignorance of law can not be excused. Ignorance of law can not be excused. ये दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लॉ के। मतलब अगर आप फैक्ट नहीं जानते थे तो आप एक्सक्यूज ले सकते हैं कि मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था, लेकिन अगर कोई लॉ है आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं था। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आप कार से कहीं जा रहे हैं और आपके कार के अंदर कोई ऐसे अनलॉफुल चीज मिल गई, जैसे कोई गन मिल गई या कोई भी चीज, तो आप इसका क्लेम ले सकते हैं कि मुझे इस गाड़ी में ये नहीं पता था कि इसमें गन है। दूसरा चीज मैं बताता हूं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, दूसरा एग्जांपल ये है, आप बाइक चला रहे हैं और आप ये कोई जैसे रूल है कि हेलमेट लगा के बाइक चलाना है या लाइसेंस से बाइक चलाना है, बिना लाइसेंस के आप नहीं चला सकते, और आप बिना लाइसेंस या बिना हेलमेट के चलाते हैं, फिर पुलिस आपको पकड़ती है, फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं था कि हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाना है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ मतलब लॉ का एक्सक्यूज आप नहीं ले सकते कि मुझे पता नहीं था। आपको लॉ के बारे में जानकारी रखना जरूरी ही है। यही इन दोनों लीगल मैक्सिम का मतलब है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें पूछा इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज और इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज, मतलब लॉ एक्सक्यूज नहीं करता है और फैक्ट एक्सक्यूज कर सकते हैं आप। तो इसमें ऑप्शन से देखेंगे इग्नोरेंसिया फैक्टी जूरिस, ये तो पहले ही गलत हो गया। इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सुसेट, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सुसेट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज और इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। बहुत सिंपल है, इसको याद करना कि मोडस मतलब मोड, ऑपरेंडी मतलब ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन। मतलब जो प्रोसेस जो यूज हुआ है उस एक्ट को करने में या उस चीज को करने में, उस ऑपरेशन को करने में वो क्या यूज हुआ है उसे ही कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। तो इसका करेक्ट आंसर है द वे ऑफ डूइंग समथिंग। मोड ऑफ ऑपरेशन द वे ऑफ डूइंग समथिंग, मोडस ऑपरेंडी का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 क्वेश्चन है अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल। जैसे ऊपर ही बताया था मैंने अमिकस क्यूरी मतलब क्या होता है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है वो रिसर्चर होता है इंडिपेंडेंट, जो उस केस के बारे में रिसर्च करता है और जज को बताता है इस केस में फैक्ट क्या है और भी चीजें क्या है। तो उसका क्या है अमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41 द मिस्टेकन डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अगर कोई भी कोर्ट किसी फैक्ट को गलत तरीके से ले लेती है या गलती से किसी लैक ऑफ केयर के वजह से उसको कोई और जजमेंट आ जाता है तो इसको कहते हैं मिस्टेकन डिसीजन। उसका लीगल टर्म क्या है पर इक्विरियम। पर इक्विरियम मतलब लैक ऑफ केयर, इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ केयर। कोई गलत डिसीजन दे दिया तो उसको क्या कहेंगे पर इक्विरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपका नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब होता है कि सारी पार्टी को सुना जाएगा, अनदर पार्टी जो सामने वाली पार्टी है उसको भी सुना जाएगा, जो पार्टी लेके आई है उस लाइबिलिटी को उसको भी सुना जाएगा, उसे कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऊपर ही मैंने आपको नेचुरल जस्टिस का वो प्रिंसिपल समझा दिया था तो इसको यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड का क्या होगा ऑडी अल्ट्रम पार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब यहाँ पूछा क्या होता है। अल्ट्रा वायरस जैसे मैंने बताया कि अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड काम करना, अथॉरिटी को एक्सीड कर देना, जिससे वो एक्ट या वो अथॉरिटी नल एंड वॉइड हो जाती है।
उसे ही कहते हैं अल्ट्रावायलेट्स, बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर। ऑप्शन से हम देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है तो इसमें सिमिलैरिटी होगी थोड़ी बहुत, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। वेयर अ पर्सन और अ बॉडी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक अथॉरिटी फॉलोज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड फॉर यूजिंग, इसमें फॉलोज आ गया, मतलब वो फॉलो कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट्स मतलब बियॉन्ड द पावर। वेयर अ पर्सन और बॉडी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक अथॉरिटी ट्राइज फॉलोज द प्रोसीजर, यहाँ ट्राई कर रहा है फॉलो करने का, ये भी नहीं होगा, बियॉन्ड द पावर हमने देखना है। वेयर अ पर्सन और बॉडी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक अथॉरिटी मैनेज टू फॉलो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड फॉर यूजिंग दैट पावर, इसमें मैनेज कर रहा है फॉलो करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें बियॉन्ड द पावर जाना है, एक्सीड करना है पावर को। वेयर अ पर्सन और बॉडी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक अथॉरिटी फेल्स टू फॉलो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड फॉर यूजिंग दैट पावर, अब फेल कर रहा है उस प्रोसीजर या उस पावर को फॉलो करना, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिकस क्यूरी। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये एमयू में भी आता है, जामिया में भी आता है, तो ये क्वेश्चन को यही याद कर लीजिए कि अमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, इसको यही आप याद कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। वॉइस ऑफ पीपल नहीं थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अल्ट्रावायलेट्स फिर से पूछ लिया, ये भी क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्ट्रावायलेट्स मतलब बियॉन्ड द पावर, तो बियॉन्ड द पावर ऑप्शन आए, ऑप्शन बी। अलग अलग तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग नहीं चेंज हो जाएगा उससे, क्वेश्चन का मीनिंग वही रहेगा जो कि है रियल में। तो बियॉन्ड द पावर आप याद कर लेंगे, फिर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। इसमें क्वेश्चन है एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसीमेंस सिट्रिया इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किस चीज का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो इसको मैं दो तरह से समझाऊंगा। पहले तो मैं बता देता हूं दो वर्ड, एक्टस रियस और मेंस रिया, जो मैंने ऊपर बताया था, एक्टस रियस और मेंस रिया, ये दो वर्ड हैं। एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, गिल्टी एक्ट, कोई भी गिल्टी एक्ट या रॉन्गफुल एक्ट उसे एक्टस रियस कहते हैं। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, मतलब बैड इंटेंशन से करना उस चीज को, मतलब आपका इंटेंशन था। तो क्रिमिनल लायबिलिटी अगर किसी के ऊपर डालनी है, लेट सपोज किसी के ऊपर ये बताना है कि उसने मर्डर किया, तो उसके लिए दो एजेंशियल बहुत जरूरी है, एक्टस रियस, ये एजेंशियल हो जाता है क्रिमिनल लायबिलिटी का। कंडीशंस फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी आर एल कर देता हूं, सी एल। दो प्रिंसिपल कौन से हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया, मतलब गिल्टी एक्ट तो होना जरूरी है, वो मर्डर हुआ वो गिल्टी एक्ट है, लेकिन मेंस रिया भी होना चाहिए कि उसका गिल्टी इंटेंशन था उसको मारने का, तो क्या हुआ गिल्टी माइंड। तो इसी से रिलेटेड ये वाला लीगल मैगजिम, एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, इसका मतलब होता है एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी अनटिल हिज इंटेंशंस वर सो, एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी, मेक्स अ पर्सन लिख सकते हैं आप गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो, मतलब जब तक उसका इंटेंशन नहीं था वो एक्ट करने का, वो क्रिमिनल एक्ट करने का अगर उसका इंटेंशन नहीं था, तो उसके गिल्टी एक्ट से वो क्रिमिनली लायबल नहीं हो जाएगा उस एक्ट के लिए, मतलब उसका इंटेंशन होना जरूरी है गिल्टी एक्ट के साथ साथ। तो ये किस चीज का प्रिंसिपल है, क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। अगर कभी कभी मीनिंग पूछ ले तो आप ये लिख सकते हैं कि बिना उस गिल्टी इंटेंशन के उस गिल्टी एक्ट को क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल डाइंग इन स्टेट, इंटेस्टेट मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टेट मतलब क्या होता है। टेस्टेट जैसे इसमें वर्ड हुआ यूज हुआ इंटेस्टेट, तो टेस्टेट मतलब क्या होता है, टेस्टेट मतलब होता है डाइंग विद विल, डाइंग बाय मेकिंग अ विल। विल मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी का राइट देके जाना। लेट सपोज कोई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ हमारे लिए एक विल बना दी कि जो हमारा ग्रैंड सन है उसे यह वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वही हो गया विल।
उसे ही विल कहते हैं। तो विल के साथ मरना क्या होगा, टेस्टेड। और डाइंग इन टेस्टेड मतलब होता है डाइंग विदाउट विल, डाइंग विदाउट मेकिंग अ वैलिड विल, वैलिड लिख सकते हैं, विल लिख सकते हैं, डाइंग विदाउट मेकिंग अ वैलिड विल। तो इसका एक्सपेंशन डाइंग स्टेट का ऑप्शन से देखेंगे, डाइंग विदाउट प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी तो है ही है, डाइंग हैवीली इंडेप्टेड ये भी नहीं होगा, डाइंग विदाउट लीविंग विल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 2016 का लास्ट क्वेश्चन था लीगल मैगजीम का। इसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन अब नहीं बचा है, मतलब सारे क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिए हैं। जितने भी लीगल मैगजीम के अभी तक 47 क्वेश्चन आए हैं और सारे क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिए हैं। उसके साथ साथ मैंने और भी सारे लीगल मैगजीम क्लियर कराए हैं, उनको भी आप जाके जो भी था तो आपने साथ में लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा है तो दोबारा से वीडियो देख के आप लिख लीजिए उसको, क्योंकि वो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले साल ही 11 क्वेश्चन आए हैं, मतलब इस बार भी चांसेस हैं मिनिमम कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और इसमें जितने मैंने बताया इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये देखिए अल्ट्रा वायरस, एमिकस क्यूरी जो बार बार रिपीट हो चुका है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहीं पे। और जैसा कि आप जानते हैं अब डेट भी आ गई है जामिया और एमयू की, दोनों की 2 महीना और 3 महीना बचा है। तो आप तैयारी अच्छी गाइडेंस के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए आप सफल 1.0 बैच लॉन्च हुआ है एहतिशाम लॉ के द्वारा, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव, और फिर उस क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको। मान लीजिए आपका छूट जाता है या आप फिर से देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको। 40 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे जिसमें 20 जामिया के होंगे और 20 एमयू के होंगे, 20 जामिया और 20 एमयू। आप मॉक सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट होंगे, हर सेक्शन का अलग अलग टेस्ट होगा, क्विज कराएंगे, डेली क्विजेज होंगी जिसमें आपको नए नए क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसको रजिस्टर करने के लिए आप ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके जा सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। 12,000 का था ये, अब ये 5,000 का हो गया। रमजान ऑफर इस पे चल रहा है, आप जल्दी से जाके इनरोल करिए। कोई भी क्वेरी हो तो वो व्हाट्सअप नंबर हमारा है, उस पर आप जाके पूछ सकते हैं। एहतिशाम लॉ का वेबसाइट भी है जिस पे आप ये जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी, आप जाके वहां डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसी लीगल मैगजीन से रिलेटेड आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व करने हैं, आपको चेक करना है अपने आप को कि आपने समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं, तो वो ऐप पे जाके आप क्वेश्चन भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जिसपे सारी अपडेट्स दे दी जाएंगी, जैसे इंटरव्यू से रिलेटेड और भी जो वीडियोस आएंगी उससे रिलेटेड, और पेपर से रिलेटेड कि कब फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके कर सकते हैं। और ऐप भी है हमारा जिसपे आप एमसीक्यू जाके सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे हम सारे रिसेंट अपडेट्स वहीं देते हैं। नेक्स्ट है रैंकर्स है हमारी, ये जैसे सुम्बुल अजीज थी हमारी रैंक 1, जामिया रैंक 1 जो है मुस्लिम कैटेगरी में, इन्होंने रैंक 1 हासिल किया। हमारी कोचिंग से अच्छे से मेहनत करके इन्होंने रैंक 1 हासिल किया। आप भी ज्वाइन करके इस बार रैंक ला सकते हैं। रैंक 2 है मोहम्मद उवैस, इन्होंने रैंक 2 एमयू में रैंक 2 हासिल किया स्पेशल कैटेगरी में। और भी बहुत सारे हमारे रिजल्ट हैं जामिया एमयू दोनों में, जामिया में 17 सिलेक्शन, एमयू में 19 सिलेक्शन, बीएलएलबी में मेन कैंपस में। और अदर कोर्सेज में भी है, जो जैसे आप अदर कोर्सेज का भी पेपर देंगे, बीए का और भी कोर्सेज का देंगे, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे सिलेक्शन है, यहीं से पढ़ के हुआ है। तो एट द एंड मैं इसको वाइंड अप करूंगा इस क्लास को, जिसमें मैंने सारे लीगल मैगजीम के क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। अब और भी कैसे जाएंगे, जैसे लीगल केसेस का, टॉर्ट्स का, कॉन्ट्रैक्ट का, फैमिली लॉ का, क्राइम का, इन सब को अलग अलग वीडियो में हम कवर कराएंगे। जैसे मान लीजिए टॉर्ट्स के क्वेश्चन लगभग 30 to 40 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी हम अलग अलग कराएंगे ताकि आपको टॉर्ट्स भी क्लियर हो जाए, आपके फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। जितना भी पीआईक्यू में अभी तक आया सारा हम यहीं पे क्लियर करा देंगे। आपको अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एहतिशाम लॉ को ज्वाइन कीजिए। आप उस बैच में भी सफल 1.0 में भी इनरोल करके आप अच्छी गाइडेंस में पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि 3 महीना बचा है जामिया के लिए, एमयू के लिए 2 महीने, तो आप बहुत कम टाइम बचा है। तैयारी अब शुरू कर दीजिए, एक एक दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पीवाईक्यू एनालिसिस तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं अभी तक, और रिपीटेड भी क्वेश्चन रहते हैं जामिया एमयू में,
तो आपको मैंने यहीं पे सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं। ऐसे पॉलिटी का भी रहेगा, इंग्लिश का भी रहेगा, ऐसे और सब्जेक्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आते हैं हमारे एमयू जामिया में, सब हम यहीं पे क्लियर करा देंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो इसमें, तो मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर करा दूंगा। आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके ये बता दिए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इसको और अच्छे से समझा दीजिए। और आपके साथ मैं बना रहूंगा जब तक आपका एंट्रेंस नहीं हो जाता। सारे लीगल के अपडेट मैं दूंगा आपको, पॉलिटी के जैसे शुएब सर देंगे, और भी अलग अलग टीचर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट का अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, एंट्रेंस तक हो हम आपके लिए बेस्ट वीडियोज लेके आएंगे इसी एहतिशाम लॉ के ऊपर, और आपके लिए बेस्ट गाइडेंस हम देंगे यहीं पे।